हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। और आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। यदि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम लोग इस तरह बात कर सकते हैं कि यदि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में यदि बात करना हो, अर्थ इसका मतलब ये हुआ कि यदि कभी हमको फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करना हो तो उसको हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स हमें यह बताता है कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो रिएक्शन कितने देर में होगा, यदि इसके बारे में हमें बात करना है तो यह बात हमें केमिकल काइनेटिक्स बताता है कि कोई रिएक्शन कितने देर में होगा कि नहीं होगा। हम केमिकल काइनेटिक्स में सारे रिएक्शन को फिजिबल मानेंगे, जैसे कि यदि फिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए हम लोग थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्बन से डायमंड बनता है, तो आप लोग बहुत तेज हैं, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत तेज हैं, तो आप लोग थोड़ा सा प्रेशर यदि थोड़ा सा और टेम्परेचर दें तो एक बच्चा है वो क्या किया कि कार्बन थोड़ा सा कोयला लिया और जाके वो अपने तकिए के नीचे डाल के सो गया। देखा तो सुबह उसने देखा तो कोयला ही रहा। उसने ये ध्यान से नहीं देखा कि टीचर ने क्या बोला, मैंने क्या बोला था। मैंने ये बोला था कि वो रिएक्शन 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा। मैंने बताया था कि कोयले से हीरे बनने का प्रोसेस 2 से 3 करोड़ साल का है। तो ये बच्चा थोड़ा तेज था, चमत्कारी था, इसलिए उसने क्या किया, अपने सर के नीचे कोयला लेके सोया था। तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधे डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स चेंजेस इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेगा और उसके चेंज के बारे में बात करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे। अब देखिए इस डेफिनेशन में एक बात नया है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग कोई एक रिएक्टेंट ए लेते हैं और ए से हम लोग प्रोडक्ट बनाएं। तो t इक्वल टू 0 टाइम को हम लोग वो टाइम बोलेंगे जिस समय हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ। t इक्वल टू 0 टाइम को हम लोग इनिशियल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल टाइम। तो t इक्वल टू 0 टाइम में हमारा क्या होगा कि हम लोगों ने जब रिएक्शन स्टार्ट किया होगा तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होगा, क्या होगा, हमारा टाइम चेंज होगा तो हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो t इक्वल टू t टाइम को हम लोग कोई फाइनल टाइम मानते हैं और फाइनल टाइम में t इक्वल टू t कोई फाइनल टाइम में इसमें a का कंसंट्रेशन x घटा और प्रोडक्ट x बना। तो यहां हम लोग यदि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखिए यहां चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेल c को हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन बोलेंगे ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और डेल t को बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम। तो हम लोग यदि रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग चेंज के बारे में बात करते हैं, तो चेंज में हमेशा फाइनल वैल्यू और इनिशियल, पहले फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटाते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और चेंज इन टाइम क्या होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखिए इस रिएक्शन में को हम लोग देखें, ये जो हमारा रिएक्शन ए से प्रोडक्ट है, इसमें हमारा फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, a माइनस एक्स है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, a है, तो a माइनस एक्स माइनस a अपॉन फाइनल टाइम क्या है, t है, और इनिशियल टाइम क्या है, 0, तो t माइनस 0 माइनस एक्स अपॉन t। सिमिलरली यदि हम लोग अब जो भी बच्चे, जब जिस बच्चे को इसको कॉपी करना होगा, वीडियो को पॉज करिएगा और इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। यदि हम लोग अब किसके बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट के लिए यदि हम लोग बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन यदि बात करें फॉर प्रोडक्ट
रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? फॉर प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन किसका? प्रोडक्ट का, अपॉन चेंज इन टाइम अपॉन फाइनल इनिशियल। चेंज इन टाइम क्या होगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम किसका? प्रोडक्ट का। तो देखिए यहां यदि हम लोग प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को देखें तो फाइनल कंसंट्रेशन x है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, फाइनल टाइम t है, इनिशियल टाइम 0 है, तो यहाँ x अपॉन t होगा। अब देखिए यहाँ एक चीज देख रहे हैं, यदि हम लोग रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट के लिए हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा रिएक्टेंट के लिए जो कंसंट्रेशन है वो माइनस x अपॉन t है, और प्रोडक्ट के लिए जो हमारा कंसंट्रेशन है वो x अपॉन t है। यहाँ जो माइनस साइन है इसका क्रेडिबिलिटी ये है कि माइनस साइन बताता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। इनिशियली हमारे पास a मोल्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a था, अब a में से x घट गया, मतलब the concentration of reactant is decreasing. Minus sign denotes that the concentration of reactant is decreasing and positive sign indicates that the concentration of product is increasing. तो हम लोग यहाँ एक नोट बना के लिख सकते हैं कि minus sign indicates that the concentration of reactant is decreasing. क्या लिख सकते हैं? नोट बना के लिख सकते हैं, नोट बना के क्या लिख सकते हैं? निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव साइन indicates that the concentration of product is increasing. तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और आगे लगा देंगे प्लस माइनस। प्लस बताएगा रिएक्टेंट के बारे में, माइनस बताएगा रिएक्टेंट के बारे में, और प्लस बताएगा प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग यदि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करेंगे? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता होगा कि कंसंट्रेशन का यूनिट मोल्स पर लीटर होता है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यदि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें हम लोग, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब बताइए कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है, इसको याद कर लीजिए। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमको हमेशा याद रखना है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमेशा 1 साल 2 साल में बोर्ड्स में हमें ये क्वेश्चन मिल जाता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप कॉपी कीजिए, पॉज कर लीजिए, कॉपी कीजिए इसको। अब हम लोग टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यदि हम लोग टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है। पहला होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट को RAVG से हम लोग डिनोट करते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट को RINST के से दिखाते हैं हम लोग। यदि एवरेज रेट के बारे में बात करेंगे तो एवरेज हमेशा किसी टाइम इंटरवल के लिए होता है। जैसे कोई रिएक्शन है हमारे पास और वो रिएक्शन के उसके लिए हमको यदि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, और रेट ऑफ रिएक्शन जैसे अभी 11 बज रहा है दिन, और 11 बजे से लेके 11:10 का एक यदि टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन यदि निकालना होगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे? एवरेज रेट। यदि किसी
इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब क्या हुआ कि चेंज इन टाइम जो होगा वो बहुत कम होगा। यदि किसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज रेट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एवरेज रेट। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एवरेज रेट। यदि एवरेज रेट के बारे में बात करेंगे, रेट डिफाइंड एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे यदि रेट को डिफाइन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज रेट। देखिए कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उसमें कंसंट्रेशन चेंज C1 से C2 हुआ और हमारा टाइम चेंज जो है वो T1 से T2 हुआ। यदि ये रिएक्टेंट क्या है, यदि ये रिएक्टेंट के लिए हमारा कंसंट्रेशन चेंज और टाइम चेंज दिया हुआ है तो हमारा क्या होगा, आर एवरेज क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यदि इसको हम लोग किसके लिए डिफाइन करें, फॉर रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट हम लोग रिएक्टेंट के लिए बताइए C1 बड़ा होगा कि C2 बड़ा होगा। यदि ये रिएक्टेंट है तो देखते हैं कि A से कोई प्रोडक्ट बना, इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है, अब C2 हो गया। देखिए इनिशियल हमारा C1 था, T इक्वल टू 0 टाइम पे, T इक्वल टू T टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज करेगा। तो C2 हमेशा छोटा होगा C1 से, इसका मतलब है C1 इज ग्रेटर देन C2। तो यदि यहां से हम लोग R एवरेज निकालें तो R एवरेज इक्वल टू क्या होगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। और किसी लेसर वैल्यू में किसी ग्रेटर वैल्यू से यदि हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। देखिए हम लोगों ने जब रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वो निगेटिव होता है। अब हम लोग, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। एवरेज के बाद दूसरा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। यदि हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, RINST। क्या बोलेंगे, RINST। इसको क्या बोलेंगे, R इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए यदि हम लोग बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा, किसी इंस्टेंट पे, मतलब चेंज इन टाइम जो हमारा होगा, मतलब यदि हमको बात करना है तो एग्जैक्ट, यदि 11 बज रहा है तो एग्जैक्ट 11 बजे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यदि इसके बारे में हमको बात करना होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन यदि किसी टाइम इंटरवल में हमें बात करना होगा तो उसको पढ़ेंगे हम लोग एवरेज रेट के बारे में। हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में हम लोग बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट को बोलते हैं रेट डिफाइंड एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे, देखिए अब किसी इंस्टेंट पे है तो हमारा टाइम का चेंज जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, चेंज इन टाइम जो होगा हमारा 0 होगा। और देखिए यदि हम लोग R इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और यदि टाइम को 0 से टेंड कराना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0। और इसके लिए ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, dc अपॉन dt। और यदि हम लोग dc अपॉन dt किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यदि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो किसी भी स्लोप का किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाता है, वही होता है किसी भी स्लोप का dy बाय dx या डिफरेंशिएशन ऑफ x। जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास कोई भी एक ग्राफ है और इसका किसी भी पॉइंट पे हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट खींचेंगे और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल इस पे एक्स एक्सिस पे सबटेंड कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका dy बाय dx। और यही बराबर होता है tan थीटा के।
अब देखिए यदि रिएक्टेंट के लिए हम लोग ग्राफ बनाएं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का घटता है, और फॉर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। यदि किसी पॉइंट पे हम लोग यहां टेंजेंट खींचे तो उसमें ये एंगल जो है थीटा, ये हमेशा 90 से ज्यादा होगा, और हम जानते हैं tan थीटा में इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन tan थीटा विल बी लेस देन 0, तो हमारा ये वैल्यू निगेटिव हो गया। तो देखिए रिएक्टेंट के लिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निगेटिव हो गया। और यदि हम लोग प्रोडक्ट के लिए बात करें, प्रोडक्ट के लिए यदि किसी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो वो एंगल लेस देन 90 डिग्री है। tan थीटा में यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो tan थीटा ग्रेटर देन 0 होता है। देखिए यहाँ वैल्यू प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या देखे कि इंस्टेंटेनियस रेट में यदि हमको कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, और उसका ग्राफ दिया हुआ हो, तो जिस पॉइंट पे हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है उस पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है बस उसको लिख देना है, वही बता देगा कि उसका इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। हमने जो लास्ट लेक्चर डाला था वो स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट पे था, तो आप कन्वीनियंट होंगे स्टोइकियोमेट्री से। तो हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। हम लोग कोई भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, क्या करते हैं, कोई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपने मन से लिख लेते हैं। तो हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं N1A प्लस N2B दे रहा है N3C प्लस N4E। इसमें N1, N2, N3 और N4 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यदि इसके लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, इसके लिए देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है, इसीलिए साइन क्या लगता है, माइनस साइन लगता है। और ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा। यदि हम लोग रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें इंडिविजुअली, ए का, बी का, सी का और ई का, हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन में यदि रिएक्टेंट है तो एक माइनस साइन लगेगा, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो उसको 1/n1 कर दे, 1 में कर देना है। तो 1/n1 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt। अब यदि B के लिए लिखें तो क्या होगा, -1/n2 डी कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट के लिए। अब प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो क्या होगा, +1/n3 डी कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt, और यही बराबर होगा किसके, 1/n4 डी कंसंट्रेशन ऑफ E अपॉन dt। आप याद रखिएगा, यदि किसी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट में C लिख दे तो ये क्या है, दिस इज रिटन एज रेट एज कंसंट्रेशन ऑफ C। अब यहां देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/n1 d अपॉन dt। B के लिए लिखे तो -1/n2 dv अपॉन dt। थर्ड के लिए लिखे माइनस प्लस, अब देखिए ये प्रोडक्ट है तो +1/n3 dc अपॉन dt।
ये फोर्थ के लिए लिखे तो 1/n4 dE/dt। अब देखिए इसमें थोड़ा लोचा है, यदि हमको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा दे, क्या करे, यदि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, उसका क्रेडिबिलिटी क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग चार टर्म लिखते हैं, एक है -1/n1 d कंसंट्रेशन ऑफ A/dt और दूसरा है -dA/dt। पहले इस दोनों को समझते हैं फिर आगे समझते हैं। देखिए -1/n1 dA/dt क्या है, -1/n1 dA/dt के बारे में यदि बात करेंगे, क्या -1/n1 dA/dt, तो दिस इज व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। और यदि -dA/dt के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करते हैं, -dA/dt के बारे में बात करेंगे, तो -dA/dt बताता है कि माइनस इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, reactant, minus indicate that the concentration of reactant is decreasing. Here the reactant is A, here the reactant is A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -dA/dt इंडिकेट कर रहा है the concentration of A is decreasing। क्या होगा, ये बताएगा रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ A। ये जो डिक्रीमेंट है इसको हम लोग कंजम्पशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन की खत्म हो रहा है। इसको कॉपी कीजिए पॉज करके, आगे हम लोग बात करते हैं। सिमिलरली यदि हमको -dC अब हमें दे दे, अब ये प्लस साइन के साथ देखें कि +1/n3 dC/dt क्या होता है और dC/dt का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहां जो है 1/n3 dC/dt आपने तुरंत लिखा होगा कि ये क्या है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। एंड यहां यदि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये बताता है कि C बन रहा है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C, ये क्या बताता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C, ये क्या बता रहा है कि C कैसे बन रहा है, किस स्पीड से बन रहा है C। तो हम लोग यहां तक बात करें, इसको आप लोग पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये बेसिक रेट ऑफ रिएक्शन पे, इंस्टेंटेनियस रेट पे, एवरेज रेट पे, और हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आज ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट लेक्चर नोमेनक्लेचर पे दिया जाएगा, वो आपको कुछ देर के बाद अपडेट कर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।